बेटा, उस वक्त वो कोने वाली प्रॉपर्टी पानी के दाम में मिल रही थी, खरीद लेनी चाहिए। ओके। आज पूरे 50 करोड़ की है। पापा, आपकी एक गलती की वजह से मैं जनरेशनल वेल्थ से चूक गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? बेटा, तू 50 करोड़ की बात कर रहा है। ग्रो यूट्यूब चैनल से मुझे ऐसी 2 कंपनीज के बारे में पता चला है जिनके पास 75,000 करोड़ के लैंड बैंक है। एक और बात, उनके लैंड बैंक की वैल्यू ना इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कई गुना ज़्यादा है। बट ये लैंड बैंक्स क्या होते हैं? ये वीडियो देखो, समझ जाओगे। कई कंपनीज के पास सैकड़ों एकर्स के लैंड होते हैं। पूरी मैपिंग कर ली है, कौन सी लैंड अवेलेबल है, कहाँ पर उस पर कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, मोनेटाइजेशन हो सकता है। और इन कंपनीज को कहते हैं लैंड बैंक स्टॉक्स। The land bank value is 10,000 crores to 14,000 crores. और कई बार इन लैंड बैंक्स वैल्यू टू मार्केट कैप रेशो हाई होती है। That would put the land value at 64,000 crores, sir. That seems very, very high. बहुत हाई। तो स्टिक अराउंड, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीजों की। लैंड बैंक्स और लैंड बैंक स्टॉक्स असल में क्या होते हैं, इन कंपनीज को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, और फिर इस बेसिस पर लैंड बैंक वैल्यू टू मार्केट कैप 2 कंपनीज का डीप डाइव करेंगे। बाय द वे, अगर हम सिर्फ लैंड बैंक के बेसिस पे कंपनीज को फिल्टर करें तो टॉप में ये नाम आते हैं, लेकिन अगर लैंड बैंक टू मार्केट कैप देखें तो ये 2 कंपनीज आती है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ताकि आपको ये सारा रिसर्च बाइट साइज्ड फॉर्म में मिले, हमने कई सारे एनुअल रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, दे राइट हियर, सो आई कांट वेट टू डाइव इनटू देम। और जानना है तो हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन, जहां हमने रीडिंग रिसोर्सेज डाले हैं, ताकि आप ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस आगे मिस ना करें। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। What do we mean by land banks? पहले बेसिक्स, कोई भी पीस ऑफ लैंड या लैंड पार्सल अगर खाली और अनयूटिलाइज्ड हो तो उसे हम लैंड बैंक कहते हैं। लैंड बैंक के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, डेवलपमेंट। कंपनीज इन जमीनों पर अपनी ऑफिसेज, वेयर हाउसेज या दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाकर उस लैंड को डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा है सेल। अगर वो जमीन प्राइम लोकेशंस पर हो तो उस लैंड को बेचा जा सकता है। और अगर आपके पास ऐसी कोई जमीन हो जो शहरों के बीचों बीच हो तो कंपनीज या दूसरे पोटेंशियल बायर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हें खरीदने के लिए। ज्यादातर लोगों को कंपनीज के लैंड बैंक और उनकी वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं होती, और मार्केट में ना बहुत सारा अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन भी होता है। आखिरकार हम सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब के बारे में हमारी टीम ने घंटों की रिसर्च की है एंड आपके पास लाई है 2 ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स जिनके बारे में आपको जानने में काफी दिलचस्पी होगी। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है लैंड बैंक वैल्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो, और इसका लॉजिक काफी सिंपल है। जितनी ज्यादा लैंड बैंक वैल्यू उस कंपनी के मार्केट कैप के मुकाबले, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये रिसर्च तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सीधा स्क्रीनर पे जाना है, प्राइस टू बुक वैल्यू का फिल्टर लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। वेल, इतना आसान नहीं है। टाइम टू टेक आउट अकाउंट्स की किताब। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सब क्लॉज 16 पे आते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिस पर होती है। इसका मतलब बैलेंस शीट पे ये लैंड पार्सल्स अपने ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही अकाउंट किए जाते हैं। इस लॉजिक से देखा जाए तो कंपनी की सैकड़ों जमीनों जो काफी साल पुरानी है, उनकी अकाउंटिंग आज भी कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड होती है। हमारी लैंड बैंक वैल्यू टू मार्केट कैप रेशो के मुताबिक जो 2 कंपनीज चुनी है उनका नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज एंड आरसीएफ। एज ऑफ 31 मार्च 2023 ये है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज और आरसीएफ के नंबर्स। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की लैंड बैंक वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपीस और आरसीएफ की लैंड बैंक वैल्यू है अबाउट 64,000 करोड़ रुपीस। लेकिन ये नंबर्स हमारे पास कैसे आए? लेट मी एक्सप्लेन। पहले हम बात करेंगे हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की। ये है कंपनी की 2023 एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट। इसके मुताबिक इनकी सब जमीनों की वैल्यू को ऐड करें तो टोटल लैंड बैंक वैल्यू होती है करीब 10,000 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेट्स ना एक्चुअली काफी कंजर्वेटिव है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने उनकी एजीएम में एस्टिमेटेड मोनेटाइजेबल वैल्यू 19,000 करोड़ बताई है। Some of the brokerages are pegging the value of the land bank at 220 rupees per share. That's coming to roughly around 17,000 odd crores. बेसिकली बहुत वेरिंग फिगर्स है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये करीबन 2 साल पहले के नंबर्स है, तो आप इनमें इन्फ्लेशन की वजह से आए हुए एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं आरसीएफ के नंबर्स पर। 2017 के एक इंटरव्यू में आरसीएफ मैनेजमेंट ने ये कहा था। So what is the size of that land? Is it disputed? And yeah. Yeah, size of the land will be about 800 acres. All right. And the value, sir, approximately? I'll maybe I feel maybe about 80 crores odd per acre.
जस्ट इमेजिन, अगर 7 साल पहले की वैल्यू 64,000 करोड़ है तो आज कितनी की होगी। और ये मत भूलना कि मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट कितनी तेजी से बूम कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर नॉमिनल इन्फ्लेशन रेट्स भी लगाकर आरसीएफ की जमीनों की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाए तो वो नंबर्स क्या होंगे, 1 लाख करोड़ रुपीस में भी। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी लैंड बैंक वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन की डिफरेंस काफी ज्यादा है। क्या ये डिफरेंस इन्वेस्टर्स को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज देता है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इन दोनों कंपनीज के लैंड बैंक को करीबी से देखना पड़ेगा। लेट्स हेल्प यू विद दैट। 1990s में टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर थी और VSNL हैड अ कंप्लीट मोनोपोली। ड्यूरिंग प्राइवेटाइजेशन VSNL का एक माइनर स्टेक टाटा कम्युनिकेशंस के हाथ लगा और तभी उन्हें 770 एकर्स की सरप्लस लैंड बैंक मिली और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आज वही लैंड बैंक 740 एकर्स की है। कट टू 2020, नियरली 3 डेकेड्स लेटर, इस लैंड बैंक कंपनी का डीमर्जर हुआ और सेपरेट लिस्टिंग भी हुई हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के नाम से। That was the time when this, the contract was signed that, whenever at a later date, this will require that the surplus land will be housed in a separate company and will be hived off. So that is what has happened. So Hemisphere Properties is where the government is the maximum owner, 51% stake that they have. वो सुना? Exactly. करंटली इस कंपनी में 51% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और 8.34% टाटा सन्स की है। नाउ लुक एट दिस चार्ट। 2020 में इसकी लिस्टिंग प्राइस अराउंड 105 रुपए थी और आज अराउंड 200 रुपए है। इसका मतलब इस कंपनी के शेयर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। लेकिन ये लैंड बैंक्स कहाँ हैं? टेक अ लुक एट दिस। 740 एकड़ का बड़ा लैंड बैंक है 4 बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और पुणे में इनके पास बड़ा लैंड बैंक है। इन 4 सिटीज में भी अगर आप इस टेबल को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली और दिघी, पुणे इस कंपनी के सबसे कीमती लैंड पार्सल्स हैं। मगर कहानी अभी बाकी है। सुनते हैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के चेयरमैन और MD सौरभ तिवारी से। There are 35 odd litigations pending, and this is a part of the scheme of arrangement which has been given to the stock exchanges also, and which has been filed in the National Company Law Tribunal as well as in the Ministry of Corporate Affairs. You heard that right. And इसके लिए देखते हैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज का एनुअल रिपोर्ट। और इसमें अगर आप देखोगे ऑनगोइंग लिटिगेशंस है फ्रॉम 30 to 32। अगर इन केसेस से कुछ भी नेगेटिव निकलता है तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अच्छी बात यह है कि पुणे प्रॉपर्टी ठीक से फेंस्ड और डीमार्केटेड है और इंक्रोचमेंट इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट ये कंपनी अनाउंसमेंट देखे 2023 में JLL इंडिया को लैंड पार्सल के ट्रांजैक्शन एडवाइजर / कंसल्टेंट के तौर पे हायर किया था और इसका रिजल्ट स्टॉक प्राइसेस में ये वाला राइज। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट को 22 इयर्स हो गए हैं और आज भी ये लैंड रिकॉर्ड्स VSNL और टाटा कम्युनिकेशंस के नाम पे है। तो अगर इनमें से किसी भी लैंड पार्सल की डील फाइनलाइज होती तो अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता चलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज को 50 करोड़ लोन्स दिए हैं। ये है लोन की डिटेल्स और इंटरेस्ट कॉस्ट को ही देख लो। अब लोन का साइज ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये P&L को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की केस स्टडी थोड़ी सी इंटेंस थी, राइट? वेट टिल यू हियर अबाउट RCF। इस कंपनी के पास 800 एकर्स की प्राइम बॉम्बे रियल एस्टेट है। इनफैक्ट 2007 की ये न्यूज़ हेडलाइन परफेक्टली डिस्क्राइब्स दिस लैंड पार्सल। लेकिन ये हेडलाइन तो 17 साल पहले आई थी और आज भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ इन 17 सालों में? Well, it's time to travel back in time again. 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RCF को ऑर्डर दिया कि उनकी 11 एकर्स की जमीन मुंबई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को दी जाए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। रूल्स के हिसाब से 2 गवर्नमेंट एंटिटीज के बीच का ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट था और इस वजह से RCF को कॉम्पनसेशन नहीं मिली थी। फिर क्या, RCF ने इस डिसीजन को चैलेंज किया और 8 सालों के कोर्ट केसेस के बाद RCF को कॉम्पनसेशन मिली। लेकिन इस दौरान कंपनी के काफी सारे रिसोर्सेज ड्रेन हुए और कंपनी को कॉम्पनसेशन मिला एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट ऑफ 75%। कोर्ट के इस रिजल्ट से हम एक चीज तो समझ ही सकते हैं, गवर्नमेंट किसी भी PSU के एसेट्स को कंपनी से बाहर निकाल सकती है एट जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट डे और फोकस करते हैं 800 एकर्स वाले लैंड पार्सल पर। यह है RCF कॉलोनी इन चेंबूर, मुंबई।
700 to 800 acres. यहाँ मोस्टली रेजिडेंशियल कॉलोनीज और फैक्ट्रीज हैं। कंपनी नियमों के मुताबिक इस लैंड को नॉन रिलेटेड बिजनेसेस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसके लिए गूगल मैप्स को दिखाते हैं, RCF कॉलोनी ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस लैंड पार्सल पर काफ़ी इंक्रोचमेंट हो गई है, जो आप इस गूगल अर्थ की इमेज में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट 99 एकर्स फोरम पे बहुत सारे रेजिडेंट्स ने इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट किया है। मैनेजमेंट ने इस इशू को FY22 के एनुअल रिपोर्ट में डाला, लेकिन FY23 में कोई जिक्र नहीं है। इनफैक्ट लुक एट दिस, 1980 से 15 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड इंक्रोच्ड है, पर इस इशू को सॉल्व करने में कोई सॉलिड प्रोग्रेस दिख नहीं रही। इन सब के अलावा टाइटल डीड्स की भी प्रॉब्लम है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर है और कंपनी इन्हें ट्रांसफर कराने के प्रोसेस में है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, इस लैंड बैंक से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के प्लान्स क्या है? Let's hear it from the company's management itself. But then there is no plan to monetize that. There is absolutely no plan to monetize that land. Okay, but are you planning to construct any facility there then? Or is it just going to be... No, there are, see, one problem is that you cannot put up any chemical plant because of the environment and all issues. But we are definitely looking at some other opportunities. आपने सही सुना, नो प्लान्स टू मोनेटाइज चेंबूर लैंड। इस वजह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फायदे होने की पॉसिबिलिटीज और भी कम हो जाती है। अब ये सब तो समझ आ गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब क्या? अगर इन लैंड बैंक्स पे डेवलपमेंट हो, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज, या फिर इनकी सेल के लिए बिड किया जाए, तो ही आपके और मेरे जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगा। बेसिकली कंपनी के पास इन एसेट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का प्लान होना चाहिए। जब इतने ज़्यादा लैंड पार्सल्स होते हैं जिनकी वैल्यू इतनी बड़ी होती है, तो स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बढ़ जाती है, सो इन्वेस्टर्स हैव दैट कंफर्ट। दोनों ही स्टॉक्स के कंपनी अनाउंसमेंट्स पे नजर रखिएगा। अगर आगे कभी भी लैंड बैंक को मोनेटाइज करने की न्यूज़ आए, तो हो सकता है कंपनी स्टॉक्स के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग मूवमेंट होगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनीज का एंड गोल है कि इन इलिक्विड एसेट्स को कंपनी बुक से लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर पाए, तभी बिजनेस डेवलप हो पाएगी, या फिर डिविडेंड्स, बायबैक्स, दूसरे मेथड्स के जरिए शेयर होल्डर्स को पैसे वापस दे पाए। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। हमेशा की तरह ये बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन बाय सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप एन आई आउट फॉर सच न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.